सत्ता तंत्र का सबसे बड़ा शिकार कौन? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत की नई राजनीति ने सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाया है तो जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कांग्रेस, कोई कहेगा देश का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कोई कहेगा पूरा विपक्ष, किसी का जवाब होगा क्षेत्रीय पार्टियां और बहुत से लोग कहेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया। सारे जवाब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पिछले 11 साल में पूरी तरह मिट गई है। वह है भारत का शास्त्रीय दक्षिणपंथ। 2014 से पहले तक भारत में ऐसे लोगों की तादाद ठीक ठाक थी जो पढ़े लिखे थे, परंपरावादी और धार्मिक थे, भारत के अतीत में बहुत सी समस्याओं का हल ढूंढते थे, सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर गर्व करते थे, लेकिन देश को लेकर अपनी ढंग से चिंतित थे और उनकी बहुत सी चिंताएं जायज भी थी। उनमें तार्किकता कम और भावुकता ज्यादा थी। आप उनकी कुछ बातों पर हंस सकते थे और कुछ बातों पर सहमत भी हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आप ऐसे लोगों से बात कर सकते थे। समाज में ऐसे लोग ओपिनियन मेकर की भूमिका में थे, शहरों में रहते थे, इनके पास सोशल कैपिटल था और इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के कोर वोटर थे। बेशक अब भी ये बीजेपी के कोर वोटर हो, लेकिन समूह के रूप में इनकी पहचान मिट चुकी है। पूरी बात समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटते हैं। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ, जब वाजपेयी और आडवाणी गांधीवादी समाजवाद का नारा लेकर आए। प्रयोग विफल रहा, गांधीवादी समाजवाद का मुखौटा उतरा और सीधे उग्र दक्षिणपंथी हिंदुत्व आ गया, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। नकाब उतर चुका था, लेकिन आंखों की शर्म बाकी थी। इसीलिए बाबरी विध्वंस के बाद वाजपेयी और आडवाणी दोनों ने कई बार ऑन रिकॉर्ड बैकवोट शर्मिंदा होने की बात कही। बीजेपी को दंगाई ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोगों को साथ लिया, लगातार सुशासन की बात की। निजी आचरण के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का वह नेतृत्व काफी हद तक ठीक ठाक रहा। जैन हवाला डायरी केस में नाम आया, आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जब तात्कालिक अध्यक्ष बगारू लक्ष्मण कैमरे पर रुपये लेते पकड़े गए तो उन्हें बदला। वाजपेयी सरकार के दौरान स्टीम में जो मंत्री या सांसद फंसे, सबसे इस्तीफे लिए गए। कहने का मतलब ये कि तमाम कमियों के बावजूद वाजपेयी आडवाणी के बीजेपी में बहुत कुछ ऐसा था जो पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। ये समय भारत के शास्त्रीय दक्षिणपंथ के फलने फूलने का था, इसलिए दक्षिणपंथी झुकाव या संधि रेखा पर खड़े बहुत से लोग बीजेपी से जुड़े। बीजेपी 10 साल तक सत्ता से बाहर रही थी, लेकिन शास्त्रीय दक्षिणपंथ फलता फूलता रहा। न्यूक्लियर डील से लेकर एफडीआई तक तमाम मुद्दों पर ये लोग सरकार को घेरते आए और ये बताते आए कि बीजेपी में भी पढ़े लिखे लोग हैं। फिर 2014 की महाक्रांति आई। सबको लगा कि अब तो बीजेपी के पढ़े लिखे समर्थकों के पौ 12 होंगे, सबको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए डिग्रीधारी ने ऐलान कर दिया कि उन्हें हार्वर्ड नहीं, हार्डवर्क वालों की जरूरत है। जाली डिग्रीधारी स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। उसके बाद चुन चुनकर प्रमुख जगहों पर एक से बढ़कर एक नमूने बिठाए गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या थर्ड ग्रेड और पॉर्न फिल्मों के हीरो गजेंद्र चौहान को सिर्फ इसलिए एफटीआई जैसी संस्था का प्रमुख बना दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसने महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया है? क्या बीजेपी के पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं था? एक लाइव टीवी शो में बीजेपी सांसद परेश रावल ने माथा पीटते हुए कहा था, गजेंद्र बाबू, एफटीआई के बच्चे आपसे कुरासोवा और तार्कोवस्की के बारे में पूछेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। मगर एफटीआई का भट्टा बिठाने के लिए चौहान अपने पूरे कार्यकाल में वहां डटा रहा। यही कहानी सेंसर बोर्ड में दोहराई गई, जहां द्व्यर्थीय गानों की क्रांति लाने वाले प्रहलाद निहलानी को बिठाया गया और निहलानी ने आते ही जेम्स बॉन्ड फिल्म से किसिंग सीन हटवाए और उसके बाद जाकर संघ के दरबार में हाजिरी लगाई कि देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए वो महान काम कर रहा है। हर संस्था में चुन चुनकर ऐसे लोग बिठाए गए जिनके जगह आरएसएस के अपने इकोसिस्टम में ही हजारों गुना बेहतर लोग आसानी से मिल सकते थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ भारत में जो एक नया दौर शुरू हुआ है, वह एकेडमिक डिस्कशन के किसी खांचे में नहीं बैठता। यह एक ऐसा तंत्र है जिसने धार्मिक गुंडागर्दी से शक्ति पाई है। हर सरकारी तंत्र को न सिर्फ अपने हिसाब से मोड़ा बल्कि उसका अपराधीकरण करने में सफल रहा है। शास्त्रीय दक्षिणपंथ की जरूरत अब किसे है? इस बदलाव को लेकर उदाहरण गिनाने लगूं तो बात कभी खत्म ही ना हो। फिर चंद मिसालें पेश हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो पार्टी के 2-4 नेता ऐसे थे कि किसी धार्मिक समूह या संविधान वगैरह के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला करते थे। पार्टी ऐसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट करार देकर उनके बयानों से पल्ला झाड़ लेती थी। लेकिन 2024 के आते आते स्थिति ये बन गई कि देश का प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से वो सब बोलने लगा जिसके लिए पार्टी अपने फ्रिंज एलिमेंट्स की आलोचना करती थी। देश का प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने लगा और हिंदू औरतों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे जैसी भाषा बोलने लगा। कहानी 10 साल की है, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को ये पूछना याद भी नहीं रहा कि भारत के शास्त्रीय दक्षिणपंथी कहाँ गए। उदाहरण बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जब सिक्का उछालती भीड़ जिस्म की मंडियों की तरफ रुख करने लगे तो ठुमरी गाने वालों की सुध कौन ले। राजनीति इस समय अपने सबसे नंगे और विभत्स रूप में है।
एक पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री और राजनीति से दूर रहने वाले सरकारी अधिकारी तक जहर उगलने की प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। क्या पता साहब की नजरें इनायत हो और कुछ इनाम विनाम मिल जाए। दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों के बड़े तबके ने भी धोती फाड़कर रूमाल बना लिया है और वस्त्रहीनता के महोत्सव में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी मूल पहचान भुला बैठे हैं। वो ट्रोल की भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन क्या वाकई ये सब करके कोई फायदा हो रहा है? सरकार बहादुर के मानक बड़े सख्त हैं। जो राष्ट्रपति बनने के लालच में सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद बता रहा था, वो बेचारा याचना, चिरौरी और चमचागिरी करके भी राज्यपाल से आगे नहीं बढ़ पाया। वाइस चांसलर बनने, अलग अलग अकादमियों के प्रमुख बनने के ख्वाहिशमंद बहुत से दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों के साथ ऐसा हुआ। मैं बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोगों को निजी तौर पर जानता हूं, जिन्हें संघ से लंबे जुड़ाव के बावजूद सत्ता की देहरी पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और मिला फिर भी कुछ नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो पूरी तरह नेपथ्य में चले गए। मौजूदा बीजेपी गालीबाज और ट्रोल तक विपक्षी पार्टियों से आयात कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर कपिल मिश्रा तक बीसीओ उदाहरण मौजूद हैं। मेरे एक मित्र ने लंबा दुखड़ा रोने के बाद उपसंहार में कहा, कुछ मिले ना मिले हम लोग तो विचारधारा की वजह से जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि यही विचारधारा थी ना आपकी जो पूरे देश में दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी के पढ़े लिखे समर्थकों को अब गुंडे मवालियों के पीछे पीछे चलना होगा। उनकी हर बात पर ताली बजानी होगी। अलबत्ता जिनमें थोड़ी भी शर्म है, उन्हें सभ्य समाज में नजरें चुरानी होगी। सच यही है, सत्ता 5 साल रहे या अगले 50 साल उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छवि बीजेपी ने पिछले 11 साल में हासिल की है, उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। लाख कोशिशों के बावजूद ये पार्टी कभी वाजपेयी और आडवाणी की विरासत पर फिर से दावा नहीं कर पाएगी।